हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th साइंस का लेसन आवर यूनिवर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं आवर यूनिवर्स में क्या क्या आता है। हाँ जी, तो बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट क्या आता है? इसमें हमारा ये सन और जो ये 9 प्लैनेट्स हैं ये आ जाते हैं। प्लैनेट्स तो 9 हैं, लेकिन जो हमारा लास्ट वाला है प्लूटो, उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं, उसको अलग कर दिया। और ये मून जो है ये क्या है? हमारी सैटेलाइट है, ये भी कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है। और इस मून के अलावा, सन के और इन प्लैनेट्स के अलावा जितनी भी चीज़ें यहाँ प्रेजेंट हैं सारे क्या कहलाते हैं? कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट कहलाती है। इसमें द स्टार, द प्लैनेट, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। ये सारे क्या कहलाएंगे? कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है। बहुत समय पहले की जो मिथ होते थे, लोग क्या बोलते थे, जो स्टार्स और जो ये प्लैनेट्स हमें दिखाई देते थे, इनको स्पिरिट्स और गॉड्स के बारे में जानते थे। ठीक है। लेकिन इनकी फिर स्टडी की गई, तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इसकी जो स्टडी की गई उस स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और जो इसके बारे में स्टडी करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। ठीक है। तो अलग अलग मिथ थे वो दूर हो गए और इनके बारे में अलग अलग डिस्कवरी जो हैं वो होती चली गई। तो ये थे कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। और एस्ट्रोनॉमी जो है वो इसकी स्टडी कहलाती है, एस्ट्रोनॉमी। चलो अब हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? द स्टडी ऑफ कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। जो कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करना और उनसे रिलेटेड फिनोमिनाज को पढ़ना, वो सब क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और वो किसकी हेल्प से करते हैं? इस टेलीस्कोप की हेल्प से वो देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है स्टार। ठीक है। स्टार के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम देखते हैं हमारे आसमान में दिन में जब सूरज होता है तो हमें आसमान में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही सनसेट हो जाता है, सनसेट के बाद हमें आसमान में क्या दिखाई देते हैं? बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो चमकते हुए नजर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टार कहलाते हैं। वो क्या करते हैं? ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है? एक बार कम लाइट दिखेगी, एक बार ज़्यादा दिखाई देगी उनकी। ठीक है। एक बार ब्राइटर दिखेंगे, एक बार लाइटर दिखेंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। और ये जो स्टार होते हैं बहुत दूर होते हैं हमारी अर्थ से। तो जो सन हमें दिखाई देता है, जरूरी थोड़ी ना है सन ही सबसे बड़ा हो। सन से बड़े भी बहुत सारे ऐसे जो स्टार हैं वो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, लेकिन वो हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है, इसीलिए उनकी जो लाइट है वो हम तक नहीं पहुंच पाती। स्टार की अपनी खुद की लाइट होती है, वो अपनी खुद की लाइट से चमकते हैं। लेकिन स्टार से भी बहुत बड़े बड़े जो हैं वो, सन से भी जो बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो प्रेजेंट है, बिगर देन सन। सन से बहुत बड़े बड़े हैं। तो अगर मैं इनकी डिस्टेंस की बात करूँ तो जो सन है वो कितनी दूरी पर है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे पड़ता है अर्थ से। ठीक है। अगर मैं अल्फा सेंचुरी की बात करूं तो ये आपको दिखा रखा है यहाँ कितने किलोमीटर, इतने लंबी किलोमीटर आप लिखोगे। इससे अच्छा है आप इसको, एक और यूनिट होती है जो ज़्यादा दूरी की को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो होती है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है कि एक लाइट ने जो है एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको हम लाइट ईयर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सन के बाद जो हमारा सेकंड नियरेस्ट स्टार है वो है हमारा अल्फा सेंचुरी या प्रोक्सिमा सेंचुरी भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है। अप्रोक्सिमा सेंचुरी आपका क्लोजेस्ट स्टार है, ये आप याद रखोगे। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट्स भी आते हैं जो हम रात को देखते हैं, जो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई देते, वो हमारे प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है पोल स्टार। पोल स्टार क्या है? पोल स्टार एक ऐसा स्टार है जो क्या होता है? स्टेशनरी होता है। ठीक है। ये मूव नहीं होता। बाकी सारे स्टार्स तो क्या होते हैं? मूव करते हैं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन ये मूव नहीं करता। और ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है स्काई के अंदर। ठीक है।
तो इसकी ये क्या करता है, अपनी एक जगह पर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसकी सिचुएशन जो होती है ना वो ऐसी होती है, ये हमारे अर्थ के बिल्कुल एक्सेस के ऊपर होता है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं होता। हमारी अर्थ जो है वो एक्सेस के ऊपर मूव करती है ना, तो इसीलिए जो है ये पोल स्टार हमें मूव होता हुआ दिखाई नहीं देता, ये हमें स्टेशनरी लगता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं? इसमें क्या किया जाता है, जो स्टार्स होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर शेप बना लेते हैं, एक रिकॉग्नाइजेबल जो पहचानने लायक शेप होती है। अलग अलग स्टार्स मिलकर एक ग्रुप बना के और एक रिकॉग्नाइजेबल शेप बना लेते हैं, उसको हम कॉन्स्टलेशन का नाम दिया गया है। द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन रिजेंबल ऑब्जेक्ट्स फैमिलियर, और वो क्या करते हैं, वो शेप जो बनती हैं उनको हम क्या करते हैं, रिजेंबल कर देते हैं। रिकॉग्नाइजेबल तो होती हैं और हम उनको इस तरीके से मिला लेते हैं कि वो कि उनके साथ हम फैमिली के साथ रिलेट कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ उसके जैसी मिलती जुलती है, ये बियर जैसी है, ये बिच्छू जैसी है, ये मतलब कोई योद्धा है, इस टाइप से उनको हम को रिलेट कर लेते हैं। तो ये अलग अलग हैं, इनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। कुछ कॉन्स्टलेशन जो आपकी बुक की हैं वो वाली, और एक दो में जो नहीं है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हमारी आती है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर क्या है? वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशंस यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। बिग डिपर, देखो इसको बिग डिपर के नाम से भी जानते हैं, इसको ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं, और सप्त ऋषि के नाम से भी जानते हैं। और ये शेप कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। देर आर 7 approximate stars in the in this constellation. It appears like a big ladder or a question mark. आप किसी भी तरीके से इसको कोरिलेट कर सकते हो, भाई क्वेश्चन मार्क है या स्पून है या कुछ भी बना लो इसको। तो सबने इसका अपना अपना अलग अलग कंसेप्ट दे रखे, अपनी अपनी थ्योरी दे रखी है। सेकंड आपका आता है ओरियन। ओरियन क्या होता है? ओरियन भी आपका एक कॉन्स्टलेशन ही है, जो हमें कब दिखाई देता है, विंटर में दिखाई देता है, लेट इवनिंग में दिखाई देता है। इसमें क्या होते हैं, 7 स्टार्स होते हैं, और ये किसकी शेप में होता है, हंटर के शेप में होता है। इसके बीच में 3 जो है स्टार होते हैं, जो क्या है, बेल्ट का वर्क करते हैं। द 4 ब्राइटर स्टार्स अपीयर्स टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटर। और 4 स्टार किस में कनेक्टेड होते हैं, एक क्वाड्रिलेटर में कनेक्टेड हैं इसमें। और ये क्या है, एक स्टार है, सीरस के नाम से इस स्टार को जानते हैं। ये क्या है, बिल्कुल इसके बेल्ट के जस्ट सामने मिलता है आपको। कैसिपियो, कैसिपियो भी क्या है, एक आपका ऐसा ही कॉन्स्टिलेशन है। इसके अंदर क्या होता है, आपको ये 5 स्टार दिखा देते हैं। ये डब्लू की शेप में बना हुआ होता है। डब्लू लगाओ, एम लगाओ, ठीक है, डब्लू लेटर लगाओ या एम लगाओ, जो हमें कब दिखाई देता है, विंटर सीजन में दिखाई देता है। फिर हमारा आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में मैं बोल रही हूँ, बार बार बोला है मैंने, सोलर सिस्टम में ये होता है, ये होता है। सोलर सिस्टम होता है क्या एक्चुअली में? द सन एंड द कैलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड इट्स। वो जिसके अंदर क्या होता है, एक सन और उसके चारों तरफ कैलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं, उसको हमने क्या बोला है, सोलर सिस्टम का नाम दिया गया। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है। द अर्थ एज यू नो, और ये अर्थ जो है बहुत ही लवली प्लैनेट है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, लाइफ पॉसिबल है। ओनली एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो ये 3rd नंबर पर आता है सूरज की तरफ से। अगर मैं काउंटिंग शुरू करूँ तो 3rd नंबर पर आ जाता है। देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व। इसके अलावा 7 और प्लैनेट हैं जो इसमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या होती है, अर्थ के ऊपर थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है, जिसके अंदर कौन सी गैसेस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कुछ अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है इसके अंदर। तो ये अर्थ के बारे में। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर क्या है,
वाटर प्रेजेंट है और किसी भी प्लेनेट के ऊपर वाटर नहीं पाया गया है, ना ही किसी प्लेनेट का अपना एटमॉस्फेयर होता है, और ये रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, ठीक है। अपने एक्सिस पर भी घूमती है और अपने ऑर्बिट में भी घूमती है। अब जब ये अपने एक्सिस पर घूमती है तो डे एंड नाइट बनते हैं, और जब ये अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है तो उस सिचुएशन में हमारे सीजन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। डे नाइट एंड सीजन्स, डे नाइट तो रोटेशन की वजह से होते हैं, और सीजन्स जो होते हैं वो रिवोल्यूशन की वजह से। तो जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो रिवोल्यूशन, और जब वो अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। रिवोल्यूशन जो है वो 365 डेज में कंप्लीट कर लेती है अपना, ठीक है। 365.2.5 डेज ले लेते हैं इसको, इसीलिए हमारा एक लीप ईयर आ जाता है हर 4 साल के बाद। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो बेटा, मैंने बताया था कि अर्थ के अलावा 7 प्लैनेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन से हैं वो देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे क्या हैं, 8 के 8 प्लैनेट्स हैं जो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। तो सन के बारे में पढ़ते हैं हम। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। सन वो तारा है जो सबसे हमारे पास होता है। इट इज़ कंटिन्यूसली अमिटिंग हग अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। और ये क्या करता रहता है, कंटिन्यूसली अमिट करता रहता है, क्या, हीट एंड लाइट को, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। और आपको पता है कि जो सन के ऊपर जो ऑलमोस्ट एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में आती है, सन से आती है, ठीक है। और जो सन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही पुराना है, 4600 मिलियंस ईयर्स ओल्ड है ये अलग अलग जो है इनकी स्टोरीज तो बनी रहती हैं कि कौन कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो इतने साल पहले हुई थी, और ये सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जो है वो अर्थ को देता है। अर्थ इन फैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स। और हम क्या कह सकते हैं, सन जो वो मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का सभी प्लैनेट्स के लिए। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओवन। देखो, जब हम रात में देखते हैं ना तो हमें प्लैनेट्स भी कई बार बोलते हैं आज ये प्लैनेट दिखेगा, आज ये वाला दिखेगा, तो वो हमें क्या दिखाई देता है, जब हम देखते हैं नेक्ड आई से तो वो हमें एक लाइक ए स्टार दिखाई देता है, लेकिन इनकी खुद की लाइट नहीं होती। ये किसकी हेल्प से चमकते हैं, सूरज की हेल्प से चमकते हैं, लेकिन ये ट्विंकल नहीं करेंगे, सिर्फ ब्राइट दिखाई देंगे, ठीक है, इनकी रोशनी दिखाई देगी। द प्लैनेट्स आल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार। और जो प्लैनेट्स आते हैं ना ये स्टार के विद रिस्पेक्ट में अपनी पोजिशन को चेंज करते रहते हैं। द प्लैनेट हैज़ ए डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्योंकि आपको पता है प्लैनेट्स का अपना एक ऑर्बिट होता है जिसमें वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, तो अपनी पोजिशन को चेंज करेंगे। द टाइम टेकन बाई ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और ये इसको एक चक्कर को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बोला जाता है। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन। देखो, हमारी अर्थ का 365 दिन का था, जैसे जैसे ये अर्थ से दूर, सन से दूर चले जाएंगे जो प्लेनेट, दूर वाले जो प्लेनेट हैं उनको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और क्या बताया है इसने प्लैनेट्स के बारे में, बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन ए प्लैनेट्स आल्सो रोटेट ऑन इट्स ओवन एक्सिस लाइक ए टॉप। ये क्या कहता है कि अपने एक्सिस पर भी घूमते रहते हैं, एक टॉप, एक लट्टू की भांति घूमते रहते हैं। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड दैम। कुछ प्लैनेट्स की क्या होती हैं, अपनी खुद की सैटेलाइट होती हैं जो उसके चारों तरफ घूमती रहती हैं। जैसे अर्थ की है मून, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट क्या होती है, अब देखो, एन कैलेस्ट्रियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द अनदर कैलेस्ट्रियल बॉडी। एक कैलेस्ट्रियल बॉडी जो किसी दूसरी बॉडी के चारों तरफ घूमती है। मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो अर्थ की सैटेलाइट। देयर आर मैनी
देर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स, हमारे पास बहुत सारी मैन मेड सैटेलाइट्स भी हैं जो क्या करती है, अर्थ के चारों तरफ घूमती है। उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है और आदमी के द्वारा बनाई गई हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है मरकरी। द प्लेनेट मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है सन के। द प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम बिकॉज मरकरी इज वेरी क्लोज टू सन, ये सन के बिल्कुल ही करीब होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है वीनस। वीनस इज द अर्थ्स नियरेस्ट प्लेनेट नाइबर्स, ये अर्थ का जो पड़ोसी ग्रह है और सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट के नाम से इसको जाना जाता है। और ये ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, ये ईस्ट साइड में दिखाई देता है सनराइज के से पहले। ठीक है, और इसमें देख लीजिए सम टाइम इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई, कई बार ये वेस्टर्न स्काई में हो जाता है सनसेट के बाद। मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार भी इसको बोला जाता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट ए स्टार, जबकि एक स्टार नहीं है। फिर आपका अर्थ आता है। द अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट, अकेला ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट हैज़ वन मून फ्रॉम स्पेस, द अर्थ अपीयर्स ब्लू, स्पेस से जब हम देखते हैं तो हमें कैसे दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है हमें। इसके ऊपर वाटर होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। इसके ऊपर ग्रीन होती है ये हमारी। ठीक है, तो द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इसके प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या होती है, झुकी हुई होती है। द टाइल is responsible for the change for the seasons on the earth। ठीक है, ये क्या होती है, झुकी हुई होती है अपने सरफेस के ऊपर। जस्ट इंक्लूड दीज इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज, इसकी दूरी जो है वो सन से राइट है, इसीलिए इसका जो टेम्परेचर होता है वो सही रहता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। सूटेबल एटमोसफियर है एंड ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, ओजोन की एक लेयर है इसके ऊपर जो ब्लैंकेट का वर्क करते हैं, जो हार्मफुल रेज को इसके ऊपर नहीं आने देती। नेक्स्ट आपका आता है मार्स। द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। नेक्स्ट जो प्लैनेट आपका आता है वो मार्स आता है। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश, इसको ये रेडिश दिखाई देता है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, टू स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, इसकी दो स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट भी हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट Mars orbit mission Mangalyaan on November 5, 2013. It was successfully placed into an orbit of the Mars on September 24, 2014. एक मंगलयान सैटेलाइट भेजी गई थी जो उस पर सक्सेसफुली उसके ऊपर लॉन्च हो गई थी। इसने क्या कहा, विद दिस इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू इन दिस फर्स्ट अटेम्प्ट, और इंडिया जो वो पहली, इसी के साथ इंडिया पहली कंट्री बन गई थी ऐसा करने वाली। नेक्स्ट हमारा आता है जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। ये इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें 1300 अर्थ जो है वो आ सकती हैं। ठीक है, और जो इसका मास है जुपिटर का वो 318 गुना ज़्यादा है अर्थ के मास के का। ठीक है, तो इतना बड़ा इसका मास है जुपिटर का। और अगर आप जुपिटर के बारे में बात करो तो ये जो है ना रैपिडली रोटेट करता है अपने एक्सिस के ऊपर, और जुपिटर की जो सैटेलाइट है वो बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ ए फेंट रिंग अराउंड इट, उसके चारों तरफ जो है फेंट रिंग बनी हुई है। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एट इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइटर इन द स्काई। इट हैज़ 4 मून्स, इसकी चार मून्स हैं इसके, और आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है सैटर्न। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच इज अपीयर येलोइश इन कलर। ये कहता है कि सैटर्न जो है वो येलोइश अपीयर होता है। इट मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम। इट्स ब्यूटीफुल रिंग, इसके चारों तरफ जो रिंग है ना ये इसको यूनिक बना देते हैं सोलर सिस्टम में, जिनको हम नेक डाई से नहीं देख सकते बट टेलीस्कोप की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं इन रिंग्स को। एक और इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में कि ये बहुत ही लेस्ट जो इसकी डेंसिटी है वाटर से भी कम इसकी डेंसिटी होती है।
ठीक है। फिर आता है यूरेनस एंड नेपच्यून। देयर आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सबसे दूर वाले हैं। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप। इनको सिर्फ हम लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। लाइक वीनस, यूरेनस आल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ यूरेनस इज दैट इट हैज हाईली tiled rotational axis. It has result in its orbit motion. It appears to roll on its साइड। तो ये कैसा अपीयर होता है? रोल होता है इसके साइड्स के अपीयर। इनर प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर टू द अर्थ देन द अदर 4 प्लैनेट्स। और 4 के कंपेरिजन में ये ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए इनको इनर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जो आउटर प्लैनेट्स, जो बच गए 4 प्लैनेट्स, उनको हम क्या नाम देते हैं? आउटर प्लैनेट्स का नाम देते हैं, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है वो आ जाते हैं। फिर इसके बाद इसने क्या कहा? दे हैव रिंग सिस्टम अराउंड दैम। उनके चारों तरफ रिंग सिस्टम होता है। द आउटर प्लैनेट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स। उनके चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ मून्स आ जाते हैं। फिर अब क्या आता है? एस्ट्रॉइड्स। देयर इज ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये क्या करते हैं? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं ऑब्जेक्ट्स। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। और इन्हीं को हमने क्या कहा है? एस्ट्रॉइड्स का नाम दिया गया। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। जो इनके बीच में गैप आ गया है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसके सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उनको हम एस्ट्रॉइड्स का नाम दिया गया है। और आप इनको टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो। कैन सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप। लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आर आल्सो मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। इनका इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है हाईली। देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज यूजुअली वेरी लॉन्ग। इनका रिवॉल्यूशन का टाइम भी काफ़ी लंबा होता है। ए कॉम्पैक्ट अपीयर्स जर्नली एज ए ब्राइटर हेड विद अ लॉन्ग टेल। देखो ये इस टाइप का दिखाई देता है। आगे से तो ज़्यादा ब्राइटर होता है और इसके पीछे एक पूंछ टाइप का दिखाई देता है। मतलब इसको हम पूंछल तारा भी बोल देते हैं हिंदी में। तो ये इसका जो टाइम पीरियड है काफ़ी लंबा होता है, इसीलिए ये काफ़ी टाइम बाद दिखाई देते हैं। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन द साइज एज इट अप्रोचेज टू द सन। जैसे जैसे सन के पास पहुंच जाते हैं तो इसकी जो टेल होती है उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल थे और इनके ऊपर लाइट गिरनी शुरू हो जाती है, तो वो हमें दिखनी शुरू हो जाती है। द टेल ऑफ द कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। और जो इनकी पूंछ होती है वो हमेशा सन से दूसरी तरफ होती है। मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर्स पीरियोडिकली। वन सच कॉमेट इज हैली कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर नियरली 76। हाली जो है वो 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। मीटर्स की अगर हम बात करें तो ब्राइट स्पार्क्स ऑफ लाइट इन द स्काई, जैसे जिसको हम टूटता तारा बोलते हैं ना, जो ब्राइट स्पार्क्स होते हैं उनको हम मेट्रॉइड्स बोलते हैं। दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार, जिनको हम शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट स्टार, बट ये स्टार नहीं होते। ए मीटर्स इज यूजुअली ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद जलने शुरू हो जाते हैं। एट दैट टाइम इट हैज़ ए वेरी हाई स्पीड। इट्स फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स अप, इट ग्लोज एंड इवेपोरेट क्विकली। और ये जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जलने शुरू हो जाते हैं और जल्दी ही ये क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। मेट्रॉइड्स से देखो इस टाइप के दिखाई देते हैं। सम मेट्रॉइड्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवेपोरेट कम्प्लीटली। और कुछ जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो बड़े होते हैं जो पूरी तरीके से इवेपोरेट नहीं होते और अर्थ पर पहुंच जाते हैं। बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड मेट्रॉइड्स। जो अर्थ पर पहुंचती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड बोलते हैं। मेट्रॉइड्स हेल्प्स scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was found। तो ये क्या करते हैं? साइंटिस्ट को हेल्प करती है कि सोलर सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है इस चीज़ के लिए। मेट्रॉइड शोवर। मेट्रॉइड शोवर क्या होता है? व्हेन द अर्थ क्रॉस द टेल ऑफ द कॉमेट शाम ऑफ द मेट्रॉइड्स आर सीन, दीज आर नोन एज मेट्रॉइड शोवर। तो सिचुएशन में हम इसको क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड शोवर बोलते हैं। देखो बेटा, एक आप क्या बता सकते हो कि मेट्रॉइड शॉवर कब होता है? जब हमारी अर्थ किसी पूछल तारे की पूछ के पास से गुजरती है तो उस सिचुएशन पे मेट्रॉइड शॉवर्स जो हैं वो ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है।
अब अगर मैं बात करूँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड, ये मैन मेड की बनाई हुई होती है। दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ से लॉन्च की जाती है। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, और ये क्या करते हैं, अर्थ के बिल्कुल पास में रोटेट करते, इतना भी नहीं है कि हम हाथ लगा के पकड़ लें उनको, एरोप्लेन से जाके पकड़ लें। मतलब जो इसकी नेचुरल सैटेलाइट होती है ना, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्लोज होती हैं, और ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी देती हैं। उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल सैटेलाइट आर्टिफिशियल, इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट बनाई, उनके कुछ नाम ये दे रखे हैं, है नहीं आपकी बुक में, फिर भी मैं बता देती हूँ, एक बार इनको पढ़ लेना। इनसैट, IRS, कल्पना चावला, कल्पना के नाम से है, कुछ हैं जो कर लेना ये, ठीक है आप। फिर आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती हैं, वो देख लो। भाई वेदर की बताती हैं, ट्रांसमिटिंग बताती हैं, टेलीविज़न रेडियो के सिग्नल देते हैं, टेली कम्युनिकेशन करती हैं, रिमोट के सेंसेशन देती हैं, ये सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के यूज़ थे। देखो एक होता है मून, मून क्या है, सैटेलाइट है। ये कैसे सैटेलाइट है, ये है नेचुरल सैटेलाइट, किसकी, अर्थ की, ठीक है। और जो क्या करती है, अर्थ के चारों तरफ घूमती है, जैसे जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, तो ये अर्थ के साथ साथ ये भी सन के चारों तरफ घूमता है। जब ये सन के चारों तरफ घूमता है ना, तो इसके क्या बनते हैं, मून के फेजेस बनते हैं, मतलब जिस पार्ट पर सन की लाइट गिरती है वो हमें दिखाई देता है, और जिस पर नहीं गिरती वो हमें नहीं दिखाई देता। तो देखिए कैसे बनते हैं फेजेस ऑफ द मून। द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग द मंथ्स आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून, जिनको हम मून की फेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन लिमिनियस बॉडी है, ठीक है। इसकी खुद की लाइट नहीं होती मून की, बट ये फिर भी हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, शाइन करता हुआ दिखाई देता है। किसकी हेल्प से दिखता है, ये सन लाइट की हेल्प से हमें दिखाई देता है। और क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है सन की लाइट को, इसके ऊपर गिरती है। तो जिस हिस्से पर गिरती है वहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो अर्थ के ऊपर पहुँचती है, और अर्थ से क्या दिखता है, हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। और इसी टाइप से जैसे जैसे घूमता है ना अर्थ के साथ साथ सन के चारों तरफ, तो इसके रोटेशन की वजह से इसके जो है फेजेस बन जाते हैं, इसकी शेप्स जो है वो चेंज हो जाती हैं, अलग अलग टाइप की शेप्स जो हमें देखने को मिलती है। और हम इसको नेक्ड आई से ही भी ईजिली देख पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ब्राइट होता है। देखो बेटा, जब हमने फेजेस किए थे तो हमने दो चीज़ पढ़ी थी, एक फुल मून डे पढ़ा था, एक न्यू मून पढ़ा था। तो फुल मून का मतलब होता है जिस दिन मून जो है पूरा ब्राइट दिखाई दे, में पूरा चमकता हुआ गोल दिखाई दे। इट मीन्स ये कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। फिर आता है न्यू मून डे, इट मीन्स क्या आ जाता है कि आज के बाद ना नया मून जो है आएगा। तो ये हर 15 दिन के बाद एक बार फुल मून आ जाता है, एक बार न्यू मून डे आता है। ये कब होता है, अमावस्या के दिन होता है, इसको हम अमावस्या भी बोलते हैं। इस दिन इसके ऊपर बिल्कुल लाइट नहीं गिरती। उसके बाद नेक्स्ट डे से ये हल्का हल्का शुरू होना शुरू हो जाता है मून, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।